Hello students, you're most welcome in calculus classes. Now we are starting the second portion of light, chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 का हम ये सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रिफ्रैक्शन के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे. In this module you will learn laws of refraction, Snell's law, refractive index, speed of light in medium, spherical lenses, image formation by convex lens, image formation by concave lens, lens formula, sign convention, magnification, power of lens, and combination of lenses. Okay, so I hope you are understanding कि what will happen in this module. यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिपीटेड लग रहे हैं, जैसे कि लेंस फॉर्मूला जैसा ही लग रहा है जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था. ऑलमोस्ट सेम चीजें होंगी, बस थोड़े से साइन डिफरेंट होंगे. साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली सेम है जो हमने मिरर में पढ़ा था. मैंने आपको बताया भी था वहां पर कि जो साइन कन्वेंशन आपका मिरर में होता है एग्जैक्टली सेम साइन कन्वेंशन इज एप्लीकेबल फॉर लेंसेज ऑल्सो. मैग्निफिकेशन भी सेम प्रोसेस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही प्रोसेस यहाँ होगी. कुछ साइंस के जो डिफरेंसेस आएंगे वो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे. पावर ऑफ लेंस एक नया टॉपिक है, यहाँ पर एक छोटी सी न्यू टॉपिक हमारे पास इंट्रोड्यूस है हुआ है. थोड़ा ही मतलब छोटा ही टॉपिक है, यहाँ इसको डिटेल में हमको डिस्कस नहीं करना है. ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक आइडिया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ओके, सो यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन. नाउ कम विथ मी in the chapter refraction of light. Now first of all we'll discuss what is refraction of light. Refraction of light, that means it is a phenomenon of deviation of light from its path. That means ये ऐसी एक phenomenon है जिसमें क्या होता है, लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है. डेविएट हो जाती है इन द सेंस जस्ट बिकॉज ऑफ मीडियम प्रेजेंट इन द वे ऑफ द लाइट. दैट मीन्स लाइट के रास्ते में कोई नया मीडियम आ जाएगा, मीडियम का डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस के कारण लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली. द मीनिंग ऑफ ऑब्लिकली ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्लिकली का मीनिंग क्या होता है. Obliquely, that means light will not be parallel to the surface and not will be the perpendicular to the surface. That means देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप देख भी पाएंगे with the help of annotation कि अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस पे लाइट ना तो ऐसे परपेंडिकुलर आएगी और ना ही ऐसे पैरेलल आएगी ना. इट विल बी बाय ऑन द सम एंगल. दैट मींस लाइट जो आएगी कुछ एंगल के साथ आएगी, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिकली. इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट मींस लाइट का क्या हो जाना, चेंज इन डायरेक्शन, है ना, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. देखिए कैसे, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट का डायरेक्शन जो है वो ये होता, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. लेकिन आप देख रहे हैं इसका लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, मतलब इट बेंड्स, है ना, इट बेंड्स फ्रॉम द और इट डेविएट्स फ्रॉम द पाथ, मतलब उसके पाथ से वो डेविएट हो गई है, बेंड हो गई है. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ना, हमको यहाँ रीजन के बारे में भी डिस्कस करना है. तो रीजन है the speed of light is different in different substances. हमको पता है कि जो लाइट का स्पीड होता है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट होता है, एंड दिस इज द बेसिक रीजन लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है. दैट मींस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. मतलब यहाँ पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और इसकी स्पीड में चेंज हो जाता है, और दिस चेंज is responsible for refraction of light na. Thus when light goes from one medium to another, its speed changes, speed change hoti hai, and this change in speed of light causes refraction of light. That means what is the factor behind the refraction of light? Speed of light na. Speed of light in different medium is different. That means light jab ek medium se दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका स्पीड चेंज होता है, और दिस इज चेंज इन स्पीड causes the refraction of light. I hope you understood well.
Now we'll discuss about the other things. So I'm bringing you next. So we'll discuss in last definition we found two new words, medium and interface ना. तो मीडियम दैट मीन्स मीडियम इज नथिंग एल्स. देखिए यहाँ पर मीडियम को हम यहाँ वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स एज पर द दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं. तो मीडियम एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, उसको हम मीडियम कहेंगे. मीडियम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. इट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स ना. फर्स्ट ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत ज्यादा होगी, मोर होगी, उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम ना. मतलब उसको हम लेस डेंस कह सकते हैं. जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो हमारा रेयर मीडियम होता है, और द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस दैट मीन्स कम होगी, ऐसे मीडियम को हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सी यहाँ पर हम यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको प्लीज अवॉइड करिएगा. दिस इज द व्हाट शुड बी ओवर हियर, यहाँ पर होना चाहिए डेंसर मीडियम ना. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. See what is written in the first case. The medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium, or we can say less dense medium. As medium in which the speed of light is less, यहाँ more थी देखिएगा, यहाँ पर यहाँ less है, is known as optically denser medium. इसको हम यहाँ पर denser कर देंगे. No matter, I hope you understood denser medium. ये हमारा denser का concept है यहाँ पर. तो ये आप understood है, आपको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की. यहाँ आएगा डेंसर मीडियम. ओके, इट शुड बी रिमेंबर. और मोर डेंसर मीडियम और मोर डेंस मीडियम. ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द एयर और वाटर. मतलब अगर हम ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं एयर और वाटर से, तो ग्लास जो होता है वो डेंसर होता है एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर. ओके, आई होप वी अंडरस्टूड अबाउट द मीडियम ऑल्सो. आफ्टर दैट विल गो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ दो रूल होते हैं, आपको पता है कि या तो हमारा मीडियम डेंसर होगा या रेयर होगा, है ना. तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर लाइट रे कहाँ से ट्रेवल कर रही होगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, है ना. व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट रे कहाँ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी ना. इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो झुक जाएगी. हाँ, आपको याद रखना है कब, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी. रूल नंबर 2, अगर उल्टा हो रहा है कि लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना. अगर व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दैट मीन्स इट विल बी, and that means going away from the normal से दूर हो रही होगी. I hope you understood this much also. Now next thing is very important. These are the laws of refraction. In last module we already learned about the laws of reflection. Now we are going to discuss here about the refractions. ना refraction, laws of refraction में दो law है हमारे पास. फर्स्ट लॉ तो जो है बहुत इजी है, इसमें है हमारे पास द इंसिडेंट रे, the refracted ray, and the normal to the point of interface, or we can say normal to the interface of two transparent media. At the point of incidence all lie in the same plane. That means you can say, see, this is the interface, that means this is the boundary between टू मीडियम, है ना. आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरफेस क्या होता है, ये दो मीडियम के बीच की बाउंड्री होती है. सपोज कि ऊपर वाला मीडियम रेयर है और नीचे वाला मीडियम जो है हमारे पास डेंसर है. ये रेयर मीडियम है ई आर ना, और ये नीचे वाला डेंसर है. तो ये इनको बीच में क्या होगा, एक बाउंड्री होगी. इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस. अब लाइट रे क्या हो रही होगी, यहाँ से ट्रेवल कर रही होगी, तो ये नॉर्मल हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर गया. हम कह सकते हैं यहाँ पर लिखा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना. अब रेयर लाइट रे कहाँ से आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में. तो आपको पता है कि इफ लाइट रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक के चलेगी आगे ना. अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये नॉर्मल हो गया कहाँ पर, नॉर्मल टू द इंटरफेस हो गया, और टू नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया. ये ट्रांसपेरेंट मीडिया हो गया हमारे पास, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है.
आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि ये दोनों मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इस बाउंड्री लाइन को हम कहेंगे इंटरफेस। तो दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में होते हैं। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, बहुत बड़ा इशू नहीं है ट्रिग्नोमेट्री भी ना। पर मैं आपको यहाँ थोड़ी बेसिक चीजें बताते चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए मैंने ये एक इंसिडेंट रे ले लिया है। ओके, इंसिडेंट रे के बाद हम यहाँ पर ये हमने क्या ले लिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। ओके, इसके बाद ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे। हमको पता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं साइन ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा, साइन। तो यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट है, द रेशियो ऑफ साइन, ये साइन जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन अगर निकालेंगे तो हम कैसे निकलेगा, साइन आई। इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइन आई। साइन आई को अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें तो ये क्या है, दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका रेशियो किसके साथ, इसका रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आर ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, पर ध्यान रखने वाली ये कांस्टेंट कब होता है, जब आपका कलर हो और मीडिया हो, दोनों चीजें फिक्स हो। मतलब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। देखिए फॉर यहाँ कंडीशन क्या है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, कलर भी यहाँ पर गिवन रहना चाहिए, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और मीडिया का जो पेयर है वो भी गिवन होना चाहिए। मतलब ये जो चीजें फिक्स हैं, कांस्टेंट है, तो वो एक फिक्स कलर के लिए और फिक्स पेयर ऑफ मीडिया के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो क्या लिखेंगे हम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी कंडीशन क्या है कि ये कांस्टेंट हमेशा एक पर्टिकुलर कलर और पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ओके, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को, इस कांस्टेंट वैल्यू को ही, इस रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ओके, इसको हम कैसे जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट मींस दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेकंड मीडियम with respect to refractive index with respect to this first medium. Okay, this constant value is called refractive index of second medium with respect to first. I hope you understood this much well. Then we'll go on next slide. Now the refractive index, अब refractive index थोड़ा सा हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा इजीली समझ लेते हैं, क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हमको एंगल आई और एंगल आर इजी टू मेजर हो। Sometime it will be very difficult to measure angle of incidence and angle of reflection. तो हम इसको थोड़े से दूसरे फॉर्मेट में भी देख लेते हैं। तो हम अगर देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ फाइंड करूंगा, ग्लास में और वैक्यूम में। अब वैक्यूम का स्पीड तो हमको सबको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमको सबको पता है, c इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना, और वो ऑलमोस्ट एयर में भी यही होती है, स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम हम लगभग सेम लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना तो मैं क्या करूंगा, ये स्पीड ऑफ लाइट एयर वैक्यूम की है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लूंगा, तो वो मुझे मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं। समटाइम्स सम राइटर आर राइटिंग म्यू एंड सम आर राइटिंग एन ओनली, तो आप चाहें तो म्यू लिख लें और सम चाहें तो कुछ लोग एन से डिनोट करते हैं, तो एन इक्वल टू सी अपॉन बी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट
एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर गिवन मीडियम। अब ये गिवन मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है। केस में ग्लास है तो आपके केस में वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई भी चीज, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। ओके, एक और बात ध्यान रखनी है आपको। देखिए स्पीड ऑफ लाइट का जो यूनिट होगा एयर और वैक्यूम में वो भी मीटर पर सेकेंड होगा, और स्पीड ऑफ लाइट का जो यूनिट होगा किसी मीडियम में वो मीटर पर सेकेंड होगा। तो यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो ये एक प्योर नंबर होगा, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक प्योर नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगर हम इसमें रिलेटिव की बात करते हैं, मान लीजिए एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है। मान लो मुझे यहाँ पर ये वाटर दे दिया है और यहाँ ग्लास दे दिया है। अब मुझे किसी ने कहा कि भैया मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या कर लूंगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 ले लूंगा, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 ले लूंगा, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दूंगा किसका, ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। इक्वल टू क्या होगा, n1 अपॉन सॉरी n2 अपॉन, क्योंकि हमको ग्लास का निकालना तो n2 अपॉन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम कैसे लिखते हैं, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो पहले हम लिखेंगे दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है ना समटाइम। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। एब्सोल्यूट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जनरली वैक्यूम को एक एब्सोल्यूट दैट मींस एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मान के चलते हैं, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अगर मुझे उल्टा निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देखिए अगर यहाँ पर हमने 1 और 2 का निकाला, तो अगर मुझे 2 का रिस्पेक्ट 1 में के रिस्पेक्ट में निकालना है, सॉरी 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, उसको मैं अपोजिटली कर दूंगा, तो क्या लिख दूंगा 1 अपॉन 1 2, है ना। ये हमारा रिलेशन होता है। दैट मीन्स अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपोजिटली निकाल रहे हैं एयर टू वाटर, तो वाटर टू एयर में जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे उल्टा कर देते हैं। I hope you understood the concept of refractive index also. I hope कि refractive index बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, easy है और आपको easy to understand है। I hope कि हम कुछ questions भी लेंगे तो आपको इसी चीज clear हो जाएगी, इतना ज़्यादा difficult portion नहीं है। refractive index समझ के होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ concept लेके चलेंगे। स्नेल्स लॉ का हमारे पास concept है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देन देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं n 1 to 2 is refractive index of second medium upon refractive index of first medium. It is also equal to sin I upon sin r, मैंने आपको बता रखा है। I यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और r क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये रिलेशन है, वैसे तो आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने ये जो कंसेप्ट है, ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी बर्तन को या किसी भी यूटेंसिल्स को फुल ऑफ वाटर से देखते हैं या पानी से भरा देखते हैं और किसी पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं, उसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर दिखता है, उसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ ना। रियल डेप्थ तो कुछ और होता है उसका, है ना। अपेरेंट डेप्थ तो ये दिस इज द रिलेशन, जो भी लिक्विड भरा होगा यहाँ वाटर के रिस्पेक्ट में है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज आपको समझ गए होगी ना, बहुत इजी है ये चीज भी। ओके, सो नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द ग्लास टू रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हम ये प्रैक्टिकल भी है, ये हम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में करके देखेंगे। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई ग्लास स्लैब से हम रिफ्रैक्शन की बात करें, तो यहाँ दो रिफ्रैक्शन होते हैं। देखिए कैसे, पहला रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर होगा और दूसरा रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं ग्लास स्लैब ग्लास है और ये एयर में रखी हुई है, तो ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया, है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ऑन पासिंग थ्रू rectangular glass slab, a ray of light suffers two refractions, one while going from air to glass and other while going from glass to air। में मैंने बताया कि एक बार वो एयर से ग्लास में जा रही है तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, दूसरा वो ग्लास से फिर एयर में जा रही है तो दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, जो मैंने आपको पहले बताया है। Light emerges from rectangular slab in direction parallel to that of
that in which it entered. जैसे ये कंडीशन होती है कि अगर कोई भी मीडियम है उसका पहला इंटरफेस और लास्ट इंटरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो हमारा फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, तो ये कंडीशन होती है कि जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे, देखिए एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। देखिए रास्ता चेंज हो गया, इसको हम रास्ता चेंज कहेंगे, दैट मींस पाथ इज चेंज बट डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। दैट मींस रास्ता वही नहीं है, रास्ता चेंज हो गया है क्योंकि ये पाथ ये होना चाहिए था बट इट इज गोइंग बाय दिस वे, but direction will be same because they are parallel. Parallel का मतलब क्या होता है? They are going in the same direction ना? Okay, so I hope you understood. However, the final emergent ray is slightly shifted sideways. Slightly shift हो गई, देखिएगा यहाँ पर from the direction of original incident ray by a distance x called lateral shift. इसको lateral shift कहा जाता है ना, shifting हो गई मतलब इस distance को हम lateral shift के नाम से जानते हैं। The perpendicular distance between the original path and incident ray of the incident ray and emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement. That means अगर हम देखते हैं इस distance को, इस shift में हो shifting होगी, इस shifting को हम कहेंगे, इस phenomena को हम lateral shift बोलते हैं और ये distance को lateral displacement बोलते हैं। That means ये lateral displacement आ गया है। लाइट रे को यहाँ जाना चाहिए था लेकिन वो यहाँ जा रही, तो इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? x का डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ना। पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है, मतलब इस पर भी ये डिपेंड करेगा। दूसरी बात यहाँ है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कि वो कितनी मोटी है, कितनी थिकनेस में क्या है उसकी। और तीसरी बात होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। तीन बातों को बहुत इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। एक्चुअली लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कहने का ये हुआ जितना ज्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा ली है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम ली है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कम होगी। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड तीसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। दैट मींस तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा वैल्यूज इनकी होंगी उतनी ज्यादा वैल्यू आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिलेंगी। हायर द वैल्यूज ऑफ दीज फैक्टर्स, जितनी ज्यादा वैल्यूज हाई होंगी ग्रेटर विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बड़ा होगा। एंगल, द एंगल विच the emergent ray makes with the normal is called angle of emergence. That means जैसे कि हमने बताया है कि जो लेट आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सिमिलर वे में अगर हम बात करते हैं द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा। हमने देख सकते हैं यहाँ पर ना, सम राइटर्स आर राइटिंग ई, इस एंगल ऑफ इमर्जेंस को सम राइटर्स आर राइटिंग ई, वो कुछ लोग ई लिखते हैं, कुछ लोग आर और से भी नोट कर सकते हैं ना। नोटेशन का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी नोटेशन ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात। हम बात करते हैं आगे की, जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं फॉर रिफ्रैक्शन। तो पहली कंडीशन है रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग टू कंडीशंस। अगर दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है। आपको याद होगा इन द बिगिनिंग हमने जब डेफिनेशन लिखा था, डेफिनेशन को डिस्कस किया था, तो वहां एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज हुआ था दैट इज नोन एज ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब लाइट रे है वो इंटरफेस के ना तो पैरेलल आती है और ना ही परपेंडिकुलर। तो यहाँ कौन सा केस हम ले रहे हैं? पहला केस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री, मतलब इंटरफेस के नॉर्मली आ रही है। देखिए कैसे, अगर ये इंटरफेस है और ये अगर हमारा नॉर्मल है, तो अगर हम देखते हैं लाइट रे अगर ऐसी आई है तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन मैं इसको घुमा के जिसके ऊपर ले आऊं, देखिए ऐसे, तो ये एंगल धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और दिस एंगल विल बी जीरो।
तो अगर हम लाइट रे को नॉर्मली लेते हैं तो इट सेज दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई वैल्यू नहीं होगा, आई की वैल्यू जीरो होगी। तो हम इस केस में क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू जीरो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मुझे चेक करना है क्या आई की वैल्यू जीरो है तो क्या आर कोई वैल्यू दे रहा है। अगर आर कोई वैल्यू दे रहा है मतलब रिफ्लेक्शन होगा, अगर नहीं दे रहा है मतलब नहीं रिफ्लेक्शन होगा। स्नेल्स लॉ को हमने पढ़ा यहाँ पर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। यहाँ मुझे साइन आर की वैल्यू निकालनी है तो मैंने साइन आर की वैल्यू को लिख दिया साइन आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए कैसे, इस n1 को ऊपर भेज दिया तो ये हो गया n1 अपॉन n2 को नीचे ले आए और नीचे यहाँ पर होगा साइन आई ना। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो है। मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनमें साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। आई होप कि आपने अगर पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन तो आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक ना एक दिन तो आपको पढ़ना ही है, वैसे एक्चुअली आपके सिलेबस में है वो। तो ये जीरो हो गया तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन आर जो है वो कम्प्लीटली जीरो हो गया है। अब देखिए जीरो है तो आर, ये आर की वैल्यू भी जीरो हो गई, इसका मतलब ये हो गया। तो मतलब अगर हम देखते हैं कि आई की वैल्यू जीरो ली है तो आर की वैल्यू भी जीरो है, इसका मतलब है कि देयर इज नो डेविएशन, मतलब कोई डेविएशन ही नहीं हुआ ना। लाइट जैसे आई वैसे ही चली गई है ना। देयर इज नो डेविएशन इन द रे एट द बाउंड्री, हेंस नो रिफ्लेक्शन अकर्स। तो ये कंडीशन कब हो गई, जब लाइट रे नॉर्मली दैट मींस परपेंडिकुलरली इंटरफेस पर आती है तो उस कंडीशन में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। आपको ये चीज याद रखनी है क्योंकि इन फ्यूचर ये आपको काम आएगी। ओके, होप सो अंडरस्टूड कि आपको समझ आ गया होगा कि लाइट रे में कब रिफ्लेक्शन नहीं होता। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है ना, हम समझ गए आर की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ गई है, देखिएगा यहाँ पर कैलकुलेट की है। ओके, अब समझ गए होंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये हमारा जो दोनों मीडियम दैट मीन्स हमारा मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा बहुत ले लें, नॉट एग्जैक्टली तो नहीं पॉसिबल है पर हम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं अल्कोहल और वाटर को ना, कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं कह सकते, लेट मींस थोड़ा बहुत हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे कोई दो मीडियम हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली सेम है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर अगर हम देखें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कैंसिल होकर वन दे देगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आर, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये कंडीशन कब हो गई, हमारे पास रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ रिफ्लेक्शन, क्योंकि जिस एंगल से वो मुड़ी उतने एंगल से वो आगे भी चली गई है ना, मतलब जितने एंगल पे थी उतने। तो यहाँ पर देयर इज नो, मतलब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों सेम हो गए। दैट मीन्स अब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो सेम हो गया, मतलब लाइट रे सीधी निकल जाएगी, दैट मीन्स उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ये नॉर्मल वाली कंडीशन थी और ये इक्वल वाली कंडीशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल बोथ द कंडीशंस। एंड ये इजी भी है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप ही सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी बढ़ेंगे। ये इंडेक्स क्वेश्चंस हैं तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस विद टू मी और योर टू योर टीचर्स ना, कि सर ने ऐसा क्यों लिया, लेकिन मैं सेकंड क्वेश्चन को आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है लाइट, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है ना, जो अभी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किया उसी के उसी पर बेस्ड है, नॉर्मल वाली और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन वाला केस है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, दैट मींस ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है। ओके, ये ग्लास स्लैब है और लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर टू ग्लास ना। आपको पता करना है कि उसका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। आपको पता है कि ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम होता है एज कंपेयर टू एयर। व्हाट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमको पता है यहाँ पर हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट लगाना है, n इक्वल टू C अपॉन V, है ना। आपको पता है n का वैल्यू हमको दे दिया है 1.5, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दिस 1.5 n का वैल्यू हो गया। C मुझे पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम, और मुझे V पता करना है। देखिए मैं इसको यहाँ ले आऊँ, V इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 अपॉन 1.5,
है ना, 3/1.5 हो गया इंटू 10⁸8। अब देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा तो 50 में जाए 50, 15 टू 30, 2 इंटू, देखिए आंसर आ गया। इतना इजी आंसर है हमारे पास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। बाय मिस्टेक यहाँ पर सेकंड नहीं लगा है, तो ये पर सेकंड में लगा दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे ना कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको समझ में आ गए होंगे। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मीटर पर सेकंड। ये तो एरर्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं कुछ, अब हम भी इंसान ही आखिर, कोई जरूरी नहीं कि हमसे मिस्टेक ना हो, वी कैन डू ना मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टूड। So next question, it is the question based on the table but 10.3, so please refer the table and just solve the question and try to understand. Suppose you will not understand, I'll explain later on. Now next question हमारे पास है, देखिएगा यहाँ पर यू आर गिवन केरोसिन, हमारे पास गिवन केरोसिन का हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तापलीन का दिया है, वाटर। इन विच द ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3। 10.3 जो एनसीईआरटी में टेबल दी है उसमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं ना, तो हमको पता है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन बाय ना रिलेशन, हमको इस रिलेशन से देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम देखते हैं कि ये N4 मीडियम है, अगर हम v की वैल्यू देखते हैं तो v इक्वल टू क्या आ जाता है, स्पीड ऑफ लाइट दैट मींस c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमको पता है वी आर नोइंग दिस c इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, माई स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। आप देख लीजिए कि जो टेबल में, अगर हम देखेंगे टेबल में कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस के दिए हैं, केरोसिन का 1.44 दिया है, तारपुलिन का 1.47 दिया है, और वाटर का 1.33 दिया है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी लाइट की, वाटर में। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, केरोसिन का 1.44, तो इसके बाद स्पीड कहाँ होगी लाइट की, वाटर के बाद ज्यादा कहाँ होगी स्पीड, थोड़ी ज्यादा कहाँ होगी, टारपोलिन में, और सॉरी केरोसिन में, और टारपोलिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.47 है, सबसे ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहाँ होगी, टारपोलिन में। तो हम देख सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट will be fastest in the water and lowest or slowest in the tarpaulin. I hope you understood. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक जितनी भी दुनिया में चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं, ट्रांसपेरेंट है जिससे लाइट पास हो सकती है, उनमें सबसे हार्डेस्ट जो चीज है, ज्यादा हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमंड का है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड इज वेरी लेस, मतलब वेरी लेस का मतलब ऐसे नहीं कि वो जैसे हमारी गाड़ी और बस की तरह चलने लगेगी, एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू अदर मीडियम इट विल बी वेरी लेस, है ना, ऐसा कंपैरिजन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, तो इसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर मीडियम। ओके, मतलब स्पीड ऑफ लाइट किस फैक्टर से कम हो जाएगी, वन ऑफ, मतलब मीन्स हम कह सकते हैं जो भी स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में होगी उसको हम 2.4 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, इट इज इजी कंसेप्ट, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो जो हमने पीछे सॉल्व किया ऑलमोस्ट वही है। आपको बताना है लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद स्पीड, ये स्पीड में है लाइट की, कहां पर, वाटर में। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, n इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एयर वैक्यूम में क्या होती है, 3 इंटू 10⁸8, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है, और वाटर में हमारे पास क्या दिया है, 2.25 इंटू 10⁸8, है ना, ये 10⁸8 हमको दिया है, 10⁸8 को तो पहले ही हम पहले ही हटा दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो गया है,
यहाँ 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो ये हो जाएगा 300, दैट मीन्स इट विल बी 300 अपॉन 225। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। देखो 5 4 20 एंड 5 5 25 ना, कैंसिल कर रहे हैं, एंड 5 6 30, तो 15 से कैंसिल कर रहे हैं, 15 4 15 3 जा। तो आप आज से आप याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, 4/3। अगर इसको हम डेसिमल में लिखते हैं तो वी यूज टू राइट 1.33, जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ही यूज किया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। टिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है तो आई थिंक आई शुड रिवाइज फर्स्ट, और आई शुड एक्सप्लेन द टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन यू विल कम टू नो, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आई थिंक, और आई थिंक यू शुड टेक दीज क्वेश्चंस आफ्टर कंप्लीटिंग द टिग्नोमेट्री पोर्शन। और इफ यू हैव कंप्लीटेड तो आई थिंक यू आर नोइंग कि हमको क्या पता करना है, लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2, दैट मीन्स हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, सेकंड मीडियम का। सेकंड मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा ये, साइन आई अपॉन साइन आर, इट इज द फॉर्मूला, साइन आई अपॉन साइन आर हमको पता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइन आई, आई मतलब ये हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, तो साइन आई हमारे पास क्या हो गया 45, साइन 45। अब आपको साइन 45 की वैल्यू पता होना चाहिए 45 डिग्री, और अपॉन साइन 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 30 डिग्री दिया है। ओके, समझ गए होगी ये वाली चीज आप इतना। इसके बाद हम अगर ये समझ गए हैं तो और भी आसान हो जाएगा बहुत। हमको पता है कि साइन आई, साइन 45 का वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ अभी तो आपको, आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये हमारे पास है साइन 45 साइन 30 का वैल्यूज है, तो ये हो गया 1/2। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 2/1 हो जाएगा। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, √2, √2 बोले तो 1.414, चाहे तो ये कंप्लीट कर सकते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब आपको उल्टा निकालना है तो जस्ट उसको अपोजिट कर दीजिए, हमने पढ़ रखा है कि हमको किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो क्या हो जाएगा 1/√2। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इतना इस साल तो वैसे ही सिलेबस में से बहुत सारी चीज डिडक्ट हो गई हैं और ये ऑलरेडी आपके सिलेबस में नहीं था। आई एम लिविंग दिस इज द नॉलेज एंड फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दिस क्वेश्चन विल बी सेम। यहाँ आपको एंगल दिया है ना, लाइट रे, a light ray is incident on a glass slab at an angle of 45 डिग्री, 45 डिग्री पर इंसिडेंट होती है, और ग्लास स्लैब ये दिया आपको, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो सेम बेस पे आप निकाल सकेंगे। ये देखिए ग्लिसरीन का आपको क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, स्पीड पूछा है, तो ये भी पुराना वाला क्वेश्चन है, हम तो कर सकते हैं आसानी से ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6। देखिए यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ग्लास ना, आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दिया है, तो कहीं कहीं 1.6 दिया है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जानते हैं ग्लास के बारे में, ग्लास की क्वालिटी अलग अलग होती है। क्राउन ग्लास अलग होता है, फ्लेंट ग्लास अलग होता है, और नॉर्मली ग्लास अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ग्लास, क्वालिटी के अकॉर्डिंग इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होते जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल ना। तो नेक्स्ट हम आप आगे जाने वाले हैं, डायमंड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2.42 हम याद है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं एक चीज। सो विल कंटिन्यू इन द टॉपिक। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता दीजिए। देखिए क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे ले रखे हैं, ऑलमोस्ट दीज। देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ गया, लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको बताना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको साइन 30 अपॉन साइन 60, बस वैल्यूज का आपको याद रखनी है। वैल्यूज आप मैथ्स की बुक निकालिए और 8 चैप्टर में जाके पीछे टेबल बनी हुई है, पीछे बनी होगी, या आपको वो आगे ही किसी एक्सरसाइज में होगी, तो उसको वहां देख लीजिए वैल्यूज, वहां से आप वैल्यूज देखकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बहुत क्लियरली लिखी होंगी वहां पर वैल्यू, ऐसे लिखी होगी साइन 30 डिग्री, साइन ऐसे लिखा दिया होगा उन्होंने, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2,
है ना। आप चाहे तो लिख भी लें कहीं, तो आपको याद रहेगा साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, है ना। साइन 60 है ये, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। 60 और 45 में पहले ही बता चुका हूँ, 1/√2 है ना। बस यही वैल्यूज यूज होती हैं, साइन साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट, स्फेरिकल लेंसेज। अब देखिए, हम जब रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं तो लेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब लेंस की बात करेंगे। स्फेरिकल लेंसेज आपको पता है, जैसे हमारे स्फेरिकल मिरर्स थे वैसे ही स्फेरिकल लेंसेज हैं। इसमें ये जो स्फेरिकल लेंसेज हैं वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बने हैं। और लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास भी हो सकता है वो, और कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, of an appropriate shape that can take parallel rays or incident light and either converge of the rays to a point or diverge the rays from a point। मतलब लेंस ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा और वो पैरेलल रेस को ले पाएगा अपने ऊपर, इंसिडेंट कर पाए करवा दे हो पाएंगे उन पर, और इंसिडेंट होने के बाद या तो वो लाइट रेस को कन्वर्स करेगा या फिर किसी पॉइंट पर कन्वर्स कर देगा, या फिर किसी पॉइंट की से ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्स हो रही है। सिंपली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens। मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से मिलकर बना है, उनमें से दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो सकती हैं या कोई एक सरफेस स्फेरिकल होगी। ओके, देखिए एक का होना बहुत जरूरी है स्फेरिकल, अदरवाइज क्या होगा, अगर दोनों प्लेन हो जाएंगी तो वो लेंस नहीं कहलाएगा, फिर वो लाइट रेज को ना तो कन्वर्स करेगा और ना ही डाइवर्स करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि समटाइम both the surfaces can be spherical or sometimes one surface will be spherical। some lenses will focus light rays to a single point। कुछ lenses जो होते हैं वो light rays को single point पर फोकस कर देते हैं, ऐसे lenses को हम क्या बोलते हैं, converging lens। और सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम इसको करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए कन्वर्जिंग लेंस क्या है ना कि टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस, और हम क्या कहेंगे उसको, कॉन्वेक्स लेंस। आई वांट टू क्लियर दिस वन, है ना, इट शुड बी रिमेम्बर बाय यू माय डियर, इट इज कॉन्वेक्स ना। यहाँ उल्टा होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, लेंस और मिरर एक दूसरे के, वो क्या है ना, वहां से फोकस टाइपिंग हुई होगी ना, तो क्या टाइपिंग में कॉपी पेस्ट वाला कंसेप्ट होता है, तो गलती से सेम टाइप कर दिया है। बट आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस, एंड अदर लेंसेज स्प्रेड आउट द लाइट रेज सो दे so that it looks like they all comes from a point। दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि वो पूरी लाइट्स को क्या करते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं, फैला देते हैं, और ऐसा लगता है लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, फ्रॉम ए सेम पॉइंट। These lenses are called diverging lens, और इनको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस ना। कौन से लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, हमने इसको करेक्ट भी कर लिया है, कॉनकेव ना, याद रखिए। अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव आएगा यहाँ पर। डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस जो है हमारा वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। और मिरर में उल्टा होता है, मिरर में डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस होती है, ध्यान रखिए। ओके, लेंसेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज बाय रिफ्रैक्शन। लेंसेज का काम क्या होता है, दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज है रिफ्रैक्शन के थ्रू। दे आर डिजाइन सो दैट द इमेज अपीयर इन ए सर्टेन प्लेस और a certain size। वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि इमेज जो है वो एक सर्टेन प्लेस पर बने और सर्टेन साइज में बने, तभी हम लेंसेज को यूज करते हैं। लेंसेज आर यूज इन आई ग्लासेस, कैमरास, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। ये सारे इनके एप्लीकेशंस हैं। किसके एप्लीकेशंस हैं, स्फेरिकल लेंसेज के। अगेन आई वांट टू रिपीट कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा, कन्वर्जिंग लेंस विल बी कॉन्वेक्स लेंस ना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ना। डाइवर्जिंग कॉनकेव, कॉनकेव है ना। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव, कॉनकेव।
है ना, बट इन अपोजिटली मिरर, concave mirror is converging mirror and convex mirror is diverging mirror. So it should be remembered by you currently. कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकेंगे यहाँ पर। लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड, मतलब दोनों बाहर की तरफ। बल्जिंग आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ निकले हुए ना, दोनों बाहर की तरफ निकले होंगे दोनों सरफेस के। सच अ लेंस, ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे? सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल, ये मिडल में, मतलब छू के भी बता सकते हैं आप इसको टच करके भी बता सकते हैं कि ऐसे आप टच करेंगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ जो मिडिल वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है आपको थोड़ा मोटा लगेगा और किनारे जो है इसके थोड़े से थिन लगेंगे, मतलब पतले लगेंगे। तो आप इसको छू कर भी बता सकते हैं ना। अगर कोई आपसे पूछेगा बाय टचिंग हाउ विल यू कम टू नो, तो आप कहेंगे जो मेरा जो लेंस मिडिल में थिक होगा और कॉर्नर पे एजेस पे क्या होगा? थिन होगा, वैसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। कंपेयर टू एज कंपेयर टू एजेस ना, मैं उसको कंटिन्यू किया हमने सेंटेंस को। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज, ये कन्वर्ज करते हैं लाइट रेज को, हेंस इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। देखो मैंने वो वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक था ना, देखो वहां उस मिस्टेक को आप देख रहे हो करेक्शन कर दिया है यहाँ पर, वो छोटा सा मिस्टेक वहां पर हो गया था, मिस्टेक को हमने यहाँ पर करेक्ट कर लिया है ना। ये दिख रहे हैं आप कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ओके, आप देख रहे हैं लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, दे आर फोकसिंग एट अ पॉइंट, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर फोकस, प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव जस्ट अपोजिटली है, डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ट्स, ये अंदर की साइड मुड़ी होती हैं, है ना, कर्व्ड इनवर्ट। इट इज थिकर एट द एजेस, ये उल्टा होता है, ये थिकर होता है एजेस पर, मतलब किनारों पर ये मोटा होता है, और थिन होता है एज कंपेयर टू मिडिल, मतलब थिन थोड़ा सा पतला होता है मिडिल में। सच लेंसेस, ये लेंस क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं लाइट रेज को, इसलिए इनको कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंसेस ना। A double concave lens is simply called concave lens। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा इसमें डाइवर्स, मतलब इसमें अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि these all light rays are coming from this single point ना, तो ये ऐसा लग रहा है इसको यहाँ से इसने डाइवर्स कर दिया हो। I hope you understood this one also nicely. So now we'll continue in next topic. So see, I took the light rays which are coming parallel to principal axis, parallel to each other also, and they are converging at a point. See, they are converging. Okay, this is the point of convergence. Okay, अब बात आती है कुछ टर्म्स की, जो हम टर्म्स मिरर के केस में हमने डिफाइन की थी, वो टर्म्स हमको यहाँ पर भी डिफाइन करनी है। तो उनमें से सबसे पहली टर्म जो आती है हमारे पास, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज। सबसे पहली टर्म हमारे पास क्या आती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिंपल सी डेफिनेशन में, अ प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन व्हिच रन्स हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर दैट मींस मिडिल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन हॉरिजॉन्टली पास होगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज आल्सो समटाइम कॉल्ड द ऑप्टिक एक्सिस, को ऑप्टिक एक्सिस भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है ये टू सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहानी क्या है? ऐसा है कि अगर आप देखेंगे ये वाला जो है लेंस का सरफेस, वो इस साइड अपना स्फेयर कंप्लीट करेगा। देखिए ऐसे अगर हम देखें इसको, कंप्लीट द लेंस सॉरी स्फेयर इन दिस मैनर ना, थोड़ा सा मैं परफेक्ट तो नहीं आया लेकिन आप देख सकते हैं, और ये जो है वो इस साइड कंप्लीट करेगा अपना स्फेयर। इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, इधर इतना इस साइड में होगा इसका सेंटर, इसका सेंटर इस साइड होगा, तो ये दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हो गए। इन दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। सिंपल सी हम समझ सकते हैं ना, आसानी से समझ सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग एल्स, है ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देखिए आ गया है जिसका हम बात कर रहे थे। ऑप्टिकल सेंटर चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो concave lens हो, the optical center O of convex lens is usually the center point of the lens, है ना। The direction of all the light rays which passes through the optical center remains unchanged। मतलब कहने का ये हुआ, जितनी भी लाइट रेज पास होंगी ऑप्टिकल सेंटर से, उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स उनमें रिफ्रैक्शन तो हो सकता है लेकिन डेविएशन नहीं होगा,
डेविएशन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएंगे, मतलब उनका रास्ता चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने पता कर ही लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन। A lens has two spherical surfaces. अब बताया मैंने spherical surfaces दो होते हैं. Each of these surfaces forms a part of sphere, मतलब ये part of sphere से मिलके बने हुए हैं ना, दोनों जो spherical surfaces हैं वो कोई दो spheres के part हैं. The centers of these spheres are called centers of curvature. इनको हम centers of curvature के नाम से जानते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर centers of curvature को बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, बहुत जरा कल चीज नहीं है। देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हो जो आपको ब्लिंकिंग पॉइंट दिख रहा है, दिस ब्लिंकिंग पॉइंट इज दिस ब्लिंकिंग पॉइंट इज ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑप्टिकल सेंटर। सो नाउ वील कंटिन्यू इन नेक्स्ट टॉपिक। सेम कहानी हमारे पास होती है कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए ना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, है ना। यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर एक चीज और नहीं आपको दिखाई, यहाँ पर फोकस दिखाया मैंने आपको। फोकस का आपको पता है फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है पॉइंट, तो फोकल लेंथ का जस्ट डबल पॉइंट होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा इधर। तो यहाँ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो हम C1 और C2 से डिनोट करते हैं। इस साइड होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़े से दूर होंगे, अभी मैंने आपको पास बना दिया है, ऐसे ही पिछले वाले केस में। एपर्चर, the effective diameter of circular outline of spherical lens is called its aperture. Effective diameter, that means how much portion is coming in expose of the light, ना लाइट के एक्सपोजर में कितना पोर्शन आ रहा है, एक्चुअल पोर्शन क्या है, इफेक्टिव डायमीटर क्या है किसका, लेंस का, उसको हम बोलते हैं aperture. Lens whose aperture is much less than its radius of curvature are called thin lenses with small aperture. मतलब क्या कहने का मतलब है कि ऐसे lenses जिनके aperture जो है वो much smaller than है, बहुत कम है as compared to उनकी radius of curvature, तो हम ऐसे लेंसेज को हम कहेंगे थिन लेंसेज। अब जाहिर सी बात है थिन लेंसेज क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा है और अपर्चर जितना छोटा सा है तो वो थिन लेंस बन जाएगा। देखिएगा ना, फोकस, द फोकस और फोकल पॉइंट ऑफ a lens of the lens is the position on the principal axis where all the light rays that runs all the light rays that run parallel to the principal axis through the lens converge, come together at a point. Since light can pass through the lens either from right to left or left to right, so there is a focal point on each side of the lens f1 and f2 at the same distance from the optical center in each direction. Note the plural form of word focus is foci. ये तो हमको पता ही है कि फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है फोकाई होता है। अब बात यहाँ पर आती है कि लाइट रेज कैन ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए लाइट रेज लेफ्ट टू राइट भी जा सकती है, यहाँ से देखिए लेफ्ट टू राइट हो गई, और राइट टू लेफ्ट भी जा सकती हैं। तो जो फोकस होते हैं लेंस के वो दो फोकस होते हैं, दैट मीन्स ईदर साइड। अगर लाइट रेज इस डायरेक्शन से आएंगी तो यहाँ फोकस हो जाएंगी, और अगर वो यहाँ से जाएंगे तो इधर फोकस हो जाएंगी। तो ये मैंने तो केस कौन सा लिया, कॉनकेव लेंस का केस लिया है, तो ये तो डाइवर्जेंस होंगी, बट पॉइंट आपके कहाँ से डाइवर्स होंगी, वो इस F1 से डाइवर्स होती हुई दिखेंगी और इस साइड वो F2 से डाइवर्स होती हुई दिखेंगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड की व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फोकस। फोकस एक तरह का पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज जो है वो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो वहां पर फोकस हो जाएंगी, और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस वो वहां से इट अपीयर्स टू डाइवर्स, वहां से डाइवर्स होती हुई दिखेंगी। फोकल लेंथ आपको पता है, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि हम भी पढ़ चुके हैं ना पहले भी इन केस ऑफ मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये दोनों साइड इक्वल होती है, देखिए चाहे यहाँ से ले लें और चाहे यहाँ से ले लें, मैंने आपको बताया है दोनों साइड होगा, क्योंकि लाइट लेंस के केसेस में दोनों साइड पास हो सकती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऑल्सो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम पीछे वाले केस में भी डिस्कस किया था इन केस ऑफ मिरर, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। देखिए ऑलमोस्ट केसेस सेम है, ऑलमोस्ट है ना। पहला केस है कि इफ अ लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ऐसी कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस
it passes through the focus, and after refraction from concave lens it appears to diverge from the focus. Okay, again I will tell you कि अगर कोई light rays parallel to principal axis आती है तो after refraction from convex lens से refraction होगा तो it will pass through the focus really ना, but in case of concave lens it will appear to diverge from focus. ये focus से diverge होती हुई आपको दिखेगी, देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे. I hope you understood. Second case हमारे पास क्या है, if a light ray passing through the principal focus after refraction from convex lens it will emerge parallel to principal axis. Same case हो गया oppositely कि अगर light rays प्रिंसिपल फोकस से पहले जा रही है, इसके बाद वो लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. We can see in by the next. So see, I took, this is concave lens and this is convex lens. See, upper one is concave. I just took really lenses, fitted in the stand so that it will be easy to understand. हमको थोड़ा easy होगा समझना. अब देखेंगे लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई लाइट रे है ना, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन से हमने क्या बताया है, इट विल अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस. देखिए फोकस से अपीयर्स डाइवर्स होती, देखिए यहाँ से लग रहा है ना, अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा होगा तो उसको लगेगा दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस ना. In case of convex lens, this is light ray which is coming parallel to principal axis. ये principal axis parallel आ रही है, and after refraction it will pass through the focus. I hope you understood first rule nicely. सेकेंड रूल हम जिसका अपोजिट था, यहाँ देखिएगा सेकेंड रूल का डायग्राम बना हुआ है कि फर्स्ट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, देखिए यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड रूल जो था कि इफ लाइट रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन, है ना, कोई डेविएशन नहीं होगा, विदाउट डेविएशन के वो पास हो जाएगी, है ना, देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक केस दिखाया है, लाइट रे विच इज कमिंग फर्स्ट फ्रॉम फोकस से देखिए पास होती आई है पहले, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी. आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइट रे इंसिडेंट रे है और यहाँ रिफ्रैक्शन होगा. अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट इट वाज पासिंग थ्रू द फोकस से पास हो रही थी तो इसलिए वो कहाँ हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, नाउ we'll discuss about the image formation by convex lens. Convex lens के हम cases से के बारे में discuss करेंगे यहाँ. How the image will form and how does the image form by the help with the help of convex lens. तो जैसे आपको याद होगा कॉनकेव मिरर में हमारे 6 केसेस थे, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में हमारे 6 केसेस होंगे. दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर ऑलमोस्ट एक दूसरे के जैसे ही मतलब केसेस क्रिएट करते हैं. तो हम यहाँ पर पहला केस डिस्कस करेंगे. हमको याद है कि कॉनकेव मिरर में हमने पहला केस लिया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. Same way here what we are taking the object between optical center and focus. Optical center और focus के बीच में हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं ना. अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी उसको हम देखते हैं यहाँ पर. तो आप देख रहे होंगे लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, रूल है ना, रूल के अकॉर्डिंग. दूसरा रूल हमारे पास कि जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास होगी देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा. अभी ये दो लाइट रेज आगे मिलने से तो रही, कभी मिलेंगी नहीं, इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये इमेज यहाँ पर मिलेगी. इस इमेज में का जो साइज मतलब जो पोजीशन होगा वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, दैट मींस, और हम कैसे कह सकते हैं कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ना. ओके, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी ना, इरेक्ट मतलब सीधा होता है मैंने बताया था, और इमेज का जो साइज होगा वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगी. आपको याद होगा जो ज्वेलरी वाले ग्लासेस होते हैं जिसपे हॉलमार्क वगैरह देखते हैं वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, है ना. और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ज्योतिषी वगैरह नहीं देखते, हाथ देखते हैं उनमें हाथों की रेखाएं वगैरह देखते हैं, वो भी इसी लेंस का यूज करते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस होता है सिंपल, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है. वो इसी पोजीशन का एग्जाम्पल होता है.
देखिएगा यहाँ पर कि अगर हमने लाइट रेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हो, फोकस पे रख दिया हो, तो हमको पता है लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी और वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली एनलार्ज होगी। आई एम ब्रिंगिंग यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस, ये दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट फोकस, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर इज आई एम टेकिंग ओवर हियर। अब यहाँ पर हमने देखा कि लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल, देखिए यहाँ लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो अभी कहाँ से होकर जाएगी, इट विल पास थ्रू द फोकस, देख रहे हैं, पास थ्रू द फोकस। सेकेंड लाइट रे विच इज कमिंग, सी अब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया है पहले ही, सेकेंड लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है, तो देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन, वो सीधी निकल जाएगी। हम दोनों लाइट रेज को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि पीछे दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो दे विल मीट ओवर हियर, यहाँ मिलेंगी। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए, दैट मींस सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं काफी, आप ऑटोमेटिकली देखिए, इट इज कमिंग ऑटोमेटिकली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लार्जर, आपको होप्स होगी, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटेड आई रखी है, ये आई से आप पता चल रहा होगा, लाइट रेज हमारी आईज में एंटर करेंगी तो हमको ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ दिखेगा और काफी लार्ज दिखेगा, है ना। समझ गए होगे, दिस इज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है, हाउ डज इमेज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय द फर्स्ट केस ना, आप समझ गए इसको, इजी केस था ये, इसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम हमको नहीं लगा, है ना। आप देख सकते हैं इमेज को, हमने यहाँ पर देख रहे हैं, इमेज इज फॉर्मिंग ए डैश बी डैश, द ऑब्जेक्ट इज ए बी, इमेज इज ए डैश बी। नाउ द केस नंबर 2 का डायग्राम हम देख सकते हैं, केस नंबर 2 में हमने तो एक्सप्लेन कर लिया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट द फोकस, light ray which is coming parallel to principal axis, after refraction it will pass through the focus, second light ray which is passing through the optical center without deviation. Okay, now case number 3, when object is kept between f1 and 2f1, that means we are keeping the object between फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए लाइट रेज के फॉर्मेशन के रूल्स हैं तो वो सेम ही है कि एक लाइट रे कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरी पैरेलल आ रही है, तो ये कहाँ मिलेंगी, यहाँ। तो इसका इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ मिलेगा, देख पा रहे होंगे कि इसका इमेज ऑलरेडी साइज में से बड़ा है ऑब्जेक्ट से, और बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे दोनों केसेस मैंने ड्रॉ किए हैं आपके लिए। ये फर्स्ट केस, light ray which is coming parallel to principal axis, after refraction it will pass through the focus, फोकस से होकर गई है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे, देखिए दिस इज द फोकस ना, ये फोकस है हमारे पास, फोकस हमारे पास है, यहाँ पर रखा है। अब देखेंगे आप यहाँ पर सेकेंड लाइट रे विच इज कमिंग, है ना, थ्रू विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही, तो ये सीधी पैरेलल निकल जाएगी। देखिएगा ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, तो ये इनका जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, काफी बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, इन्वर्टेड होगा, ओके, एंड रियल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हमारे पास हमने लिया कि लाइट रे, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, देखिए यहाँ पर मैंने, ये है हमारा 2f1 है, और ये हमारे पास f2 तो हो गया, ये हो गया 2f2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई हो पोजीशन। ओके, ये 2f1, ये वाला पॉइंट को मैंने 2f1 लिया है, और इसको f1 लिया है, और ये f2 और 2f2। अब फर्स्ट लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, देखिए फोकस से होकर निकल गई। सेकेंड लॉ, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी। देखिए ये कहाँ मिलने वाली है, यहाँ मिलेंगी, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज विल फॉर्म इन्वर्टेड। देखिए यहाँ साइज आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे थोड़ा सा साइज आपको बड़ा दिख रहा है, एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट, एंड बियॉन्ड द f2, जो इमेज की पोजीशन है वो f2 के पीछे, 2f2 के। नाउ फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट द एग्जैक्टली एट 2f1 पर ना, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पर। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला है, तो दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दूसरी साइड इमेज बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एग्जैक्टली सेम साइज की होगी ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, एग्जैक्टली सेम साइज की होगी। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक एनिमेशन ड्रॉ किया है, देखिएगा यहाँ पर 2f1 है, ये 2f2 है। अब हम जैसे देखते हैं कि लाइट रे विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए रूल हमेशा ये जो कॉमन रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने दोनों लाइट रेस को ले लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से होकर जाएगी, इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास होकर जाएगी, है ना। फोकस यहाँ पर मार्क हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा वो मार्क हो गया, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ सेकंड विल बी गोइंग विदाउट डेविएटिंग, वो बिना डेविएशन के जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर इमेज आपको बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। देखिए ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का साइज है वो एग्जैक्टली सेम होगा। I hope you are understanding well. So now the case, this is the case, fifth case, when object is kept beyond the center of curvature, that means beyond 2f1. So in this case, the image will be forming between 2f2 and f2. That means center of curvature and focus, but other side of the lens. In this way, the image will be real, inverted, but smaller than the object. Size जो होगा object का image का होगा वो smaller than the object होगा। और ये सेकंड सिक्स्थ केस है जब लाइट रेस कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी पे आ रही हैं। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो उसका साइज जो इमेज है वो पॉइंट साइज का होगा और फोकस पर बनेगा और अदर साइड ऑफ लेंस होगा और बहुत ही छोटा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो आई टुक द एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ लेंस। देखिए यहाँ पर लेंस आपको दिख रहा हो, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है ना। देखिए लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए f2 के पीछे बियॉन्ड रखा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से होकर जाएगी। The second light rays which is passing through the optical center, it is passing through directly, that is without deviation. So हम देख रहे हैं इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इमेज फॉर्मेशन का प्लेस है, इमेज बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली वी आर सीइंग द size of the image is always it's automatically lesser than the object, छोटा है ना। I hope you understood well these all rules and regulations of image formation with the help by the convex lens. Now same way as we discussed in the case of mirror, here also two cases will be for concave lens. Concave lens अगर object infinity पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और वेरी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। सो यहाँ इमेज फॉर्मेशन के केसेस हमारे पास हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, सिर्फ दो ही केसेस पॉसिबल होते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, इमेज ऑलवेज कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो विद हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन यू विल अंडरस्टैंड वेल। देखिए लाइट रेज व्हिच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। देखिए फोकस से डाइवर्स होती हुई दिख रही है, देखा ना कि फोकस से डाइवर्स होती हुई दिख रही है। लग रहा है दिस लाइट रे है इस फोकस से होकर जा रही होगी। बट सेकेंड रूल इज कॉमन फॉर बोथ टाइप ऑफ लेंसेज। दोनों लेंसेज के लिए कॉमन है कि ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जो जाती है वो बिना डेविएशन के निकल जाती है। आप देख रहे हैं दोनों लाइट रेज यहाँ मीट हो रही हैं, तो ये इमेज यहाँ पर बन जाएगी और बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी और इरेक्ट होगी, सीधी होगी, है ना। ओके, तो ये हमारा कॉन्केव लेंस का कंसेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल नाइसली। देन विल कंटिन्यू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने मिरर में पढ़े थे। तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा सी बातें ध्यान रखनी है कि जितनी भी ऑल डिस्टेंसेस हैं वो किस डायरेक्शन में मेजर की जाती हैं, इन द डायरेक्शन ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती हैं। द डिस्टेंसेस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट लाइट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होंगी।
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितनी भी डिस्टेंस होंगी अपवर्ड डायरेक्शन में उनको हम पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे। इससे एक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं केव जहां भी आएगा वो नेगेटिव फोकल लेंथ लेकर आएगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेजेस पॉजिटिव होगी एंड डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेजेस नेगेटिव होगी। ध्यान रखिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेजेस जो होगी वो पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेजेस वो नेगेटिव होगी, है ना, ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आती है मैग्निफिकेशन की। तो लीनियर मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस एंड नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये फिर से आ गया है। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के लिए, नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड वर्चुअल फॉर पॉजिटिव में सॉरी वर्चुअल इमेजेस, तो ये एग्जैक्टली सेम है एज इन द केस ऑफ मिरर में जैसा था वैसे ही यहाँ पर है। हम लेंस फॉर्मूले को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेंस फॉर्मूला अगर हम देखा जाए तो लेंस फॉर्मूला इज नथिंग एल्स, जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला था वैसे ही लेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी इन रिलेशनशिप बिटवीन object distance, image distance and focal length of a lens is known as lens formula. Only the basic difference between lens formula and mirror formula, this minus sign ना, 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, ये लेंस फॉर्मूला है। अगर हम इसमें प्लस साइन लगा देंगे तो इट विल बी मिरर फॉर्मूला। आपको दोनों याद रखनी है क्योंकि दोनों यहाँ पे सिलेबस में है और दोनों को अच्छे से याद रखना है ना, याद रखिएगा। एंड मैग्निफिकेशन जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं वैसा ही मैग्निफिकेशन यहाँ है। इट इज द कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का कंपैरिजन है किसके बीच में, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच के कंपैरिजन को, रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ओके, इट इज रिटन एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसको h डैश अपॉन h लिख रहे हैं। अगर आपको सही नहीं लगता है hi अपॉन ho लिखना है तो यू कैन राइट ना। अब यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, मैग्निफिकेशन का रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विल बी v अपॉन u। पिछले केस में मिरर के केस में ये नेगेटिव v अपॉन u था, यहाँ पॉजिटिव v अपॉन u है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल वेरी नाइसली टिल मैग्निफिकेशन। सो एज वी वर टॉकिंग दैट मींस हम पढ़ रहे थे ना कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ऐसा आधा, देखिए पेंसिल हमारे पास आधी पानी के अंदर है आधी बाहर है तो हमें ऐसा लग रहा है यहाँ से ये मुड़ गई हो, तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है लाइट रेज, देखिए लाइट रेज ऐसे जा रही है, देखिए बैंड हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर ना, वाटर यहाँ पर रखा ना, वाटर ने इसको बैंड कर दिया है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ओके, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे। तो आई होप कि थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। देन वी विल कंटिन्यू इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इफ द मैग्निफिकेशन m हैज पॉजिटिव वैल्यू, m का पॉजिटिव वैल्यू है, देन इसका मतलब होगा कि इमेज जो हमारे पास है वो वर्चुअल है, इनडायरेक्ट है। एंड इफ द मैग्निफिकेशन m हैज नेगेटिव वैल्यू, m का वैल्यू नेगेटिव है मतलब वो रियल इमेज और इन्वर्टेड है। इसका अपोजिट भी है, अगर रियल इमेज है तो हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं ना, ध्यान रखिए जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है एज वेल एज रियल इमेजेस, है ना। देयरफॉर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव लेंस कैन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है। आपको पता है ना कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट केस जो है वो वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। Convex lens can form images which are smaller than the object, equal to the object and bigger than the object। मतलब तीन तरह की images फॉर्म कर सकता है ये, bigger, smaller and equal। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 भी होगा, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है ना, एज पर द कंडीशन।
And convex lens, however, forms only virtual images. So, sorry, concave lens, however, forms only virtual images. Concave lens always virtual images बनाएगा, इसलिए उसका जो मैग्निफिकेशन है ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. और कॉन्केव लेंस ऑलवेज स्मॉलर साइज की इमेजेस बनाता है, इसलिए उसका जो मैग्निफिकेशन है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है. तो 1 मार्क क्वेश्चन आता है हमेशा कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1 or and positive na, positive as well as always less than 1. I hope you understood well. In next class we will continue in numerical questions. Till then, take care.